स्टार्ट। उच्चतम न्यायालय ने ऐसे विनिश्चयों का न्यायिक पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए काउंसिल ऑफ सिविल सर्विस यूनियंस बनाम मिनिस्टर फॉर दी सिविल सर्विस वाले मामले में लॉर्ड डेपलाक द्वारा अधिकथित 3 सिद्धांत का अनुमोदन करते हुए उन सिद्धांत को रणजीत ठाकुर बनाम भारत संघ वाले मामले में उद्धृत किया है। हमने यह पाया है कि उपराज्यपाल के आक्षेपित आदेश में ऐसे कोई दोष नहीं है, अतः हम याची की ओर से दी गई इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि उक्त आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए। उपराज्यपाल ने एक विस्तृत आदेश पारित किया है। वस्तुतः उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि इन मामलों में शीघ्र कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि निदेशक बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि 3 वर्ष है, जबकि उनमें से 1/3 सदस्यों को 1 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होना होता है। अतः इन मामलों को शीघ्र निपटाना आवश्यक है। उपराज्यपाल ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि सहकारी सोसाइटियों की समिति के निर्वाचन को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन कराए जाने वाले निर्वाचनों के समान नहीं माना जा सकता। निर्वाचन वार्षिक साधारण अधिवेशन के कार्यव्रत के भाग रूप होते हैं। उनको ऐसे किसी भी आधार पर चुनौती दी जा सकती है जिस पर साधारण अधिवेशन को चुनौती दी जा सकती है, जैसे कि गणपूर्ति का अभाव, अपर्याप्त सूचना आदि। अतः सहकारी सोसाइटी की समिति के लिए निर्वाचन सर्वथा भिन्न आधार पर होते हैं और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचनों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। याची की ओर से विद्वान काउंसिल ने अधिनियम की धारा 31 की उपधारा के आधार पर एक अभिवाक देने का भी प्रयास किया। उनकी दलील यह है कि निर्वाचन गुप्त मतदान के आधार पर कराया जाना चाहिए था। अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुज्ञा देने से निर्वाचन की गोपनीयता समाप्त हो गई थी। यह दलील पूर्णतया भ्रमित लगती है। प्रथमतः मतपत्र पर ऐसा कोई नाम या संख्याक अथवा कोई अन्य ब्यौरा नहीं होता जिससे यह ज्ञात हो सके कि अमुक मतपत्र अमुक मतदाता का है। अतः गोपनीयता समाप्त होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरे निरीक्षण की अनुज्ञा उन पक्षकारों को दी गई थी जिन्होंने उस पर कभी कोई आक्षेप नहीं उठाया था। इसके विपरीत पक्षकारों ने उपराज्यपाल के समक्ष अभिलेखों के निरीक्षण की कार्रवाई का स्वागत ही किया था। अतः इस प्रकार पर कोई भी पक्षकार ऐसी कोई दलील देने के लिए स्वतंत्र नहीं है
हमने यह अभी निर्धारित किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उपबंध दिल्ली सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन आने वाली सहकारी सोसाइटियों की समितियों के निर्वाचनों के मामले में लागू नहीं होते। फिर भी व्यापक सिद्धांतों के आधार पर याची की ओर से विद्वान काउंसिल द्वारा प्रस्तुत मामले में हमने उपराज्यपाल के आदेश को चुनौती देने संबंधी दी गई प्रतिपादनाओं की समीक्षा की है। उपराज्यपाल ने पूर्वोक्त निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए स्वयं अभिलेखों की समीक्षा की है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने मात्र अभिकथनों के आधार पर ही कार्रवाई की है। अभिलेखों से ही उसे यह ज्ञात हुआ कि निर्वाचन के संचालन में कतिपय अनियमितताएं हुई हैं। अतः निर्वाचन को स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः उन सभी पक्षकारों को जो उपराज्यपाल के समक्ष किए गई याचिका में पक्षकार थे, अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुज्ञा दी गई थी। याची की ओर से जो दूसरी प्रतिपादना दी गई है वह यह है कि मामले को विचारणार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपराज्यपाल ने यह उल्लेख किया है कि सोसाइटी के निदेशक बोर्ड की लघु अवधि को देखते हुए मामले को शीघ्रता से निपटाया जाना था। इसके अतिरिक्त यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि विचारण के लिए किसी वाद का होना भी आवश्यक है और वाद के लिए पक्ष प्रतिपक्ष का होना भी आवश्यक है। विचाराधीन मामले के तथ्यों में ऐसा कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं था। अधिनियम की धारा 31 की उपधारा 7 में पक्ष प्रतिपक्ष प्रकार की किसी मुकदमेबाजी की परिकल्पना नहीं की गई है। इसकी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और नियमों के उन उपबंधों से जिनमें कि निर्वाचन अर्जी के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया अधिकथित है, तुलना की जानी चाहिए। दिल्ली सहकारी सोसाइटी अधिनियम और नियमों में ऐसे उपबंधों के न होने की दशा में यदि विचारण संबंधी कार्रवाई की जाती है तो वह निराधार हो सकती है। स्टॉप समाप्त।